चर्च के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। मैंने दरवाजा तोड़ा। वो अंदर थी, चर्च के अंदर, अल्तर के सामने। उसका शरीर, पता नहीं क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई शैतानी परंपरा निभाई है। लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। Truth is scarier than fiction. कैलिफोर्निया, 1974, रात 11:45। अर्लिस और ब्रूस एक नए शादीशुदा कपल्स, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर एक रात, तुम्हें हर बात में मेरी ही गलती दिखती है ब्रूस। मैं तुम्हारे लिए हर दिन काम करता हूँ और तुम हर बात पे मुझे ही सुनाती हो। मुझे चर्च जाना है, शायद वहाँ सुकून मिले। अर्लिस गुस्से में घर के सामने वाले चर्च चली जाती है। वो अंदर आती है, कैंडल जलाती है, प्रेयर करती है और फिर एक ऐसी शांति जो न जाने अपने अंदर कितने राज समेटे थी। अगली सुबह 5 बजे चर्च का सिक्योरिटी गार्ड क्रॉफर्ड आता है। पुलिस क्राइम सीन की जांच करती है। तस्वीरों में जूम करके देखने पर कुछ अजीब दिखा। अर्लिस के हाथ कुछ अलग तरीके के पोज में थे, जैसे उसने खुद की बलि दी हो। पर क्योंकि चर्च जाने से पहले अर्लिस और ब्रूस के बीच लड़ाई होती है, पुलिस का सीधा शक ब्रूस पर जाता है। हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं सो गया था। मैं काफी थका हुआ था। तुम घर पे थे, कैसे माने? मैं पागल नहीं हूँ, मैं प्यार करता था उससे। पुलिस लाई डिटेक्टर मशीन से टेस्ट करती है और उसमें लाल बत्ती जलती है। ब्रूस झूठ बोल रहा था। पर सवाल ये है कि अगर ब्रूस ने अर्लिस को चर्च के अंदर मारा तो सुबह चर्च के सारे गेट अंदर से बंद और ब्रूस बाहर कैसे? पुलिस के बहुत कोशिशों के बाद भी कोई डीएनए, कोई फिंगरप्रिंट्स, कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था और केस रात के अंधेरे में अर्लिस के शरीर की तरह ठंडा पड़ गया और एक वक्त बाद बंद कर दिया गया। उसके कुछ महीनों बाद ब्रूस अपनी बेटी ग्रेस के साथ किसी दूसरे शहर चला गया। साल 2018, 44 साल बीत चुके थे। ग्रेस अब 45 साल की थी। एक दिन ग्रेस एक इंडियन लॉयर रोहन के ऑफिस में जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है उसकी मां अर्लिस का केस दोबारा खोलने के लिए। रोहन केस की फाइल्स पढ़ता है। 44 साल पुराने केस को रीओपन करने का क्या मतलब है ग्रेस? पुलिस ने बोला था, कोई सबूत नहीं मिला। उस घर से पापा की बहुत सी यादें जुड़ी थी। वो दूसरे शहर में थे, पर हर दिन उस घर और माँ के साथ जीते थे। उनके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बहुत पैसे मांगे। 44 साल बाद मैंने फैसला किया, उस घर को बेच दूंगी। अफसोस, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उस घर से मुझे कुछ ऐसा मिला जो काश पापा के जीते जी मिल पाता। माँ की आखिरी डायरी। ये पुलिस को कभी मिला ही नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए। तो चलिए
44 साल पुरानी फाइल दोबारा खोलते हैं। पापा ने कभी किसी से लड़ना नहीं सिखाया, पर मैं लड़ूंगी माँ के लिए, उनके सच के लिए। एक अनसुलझा फाइल जिसे 44 साल पहले बंद कर दिया गया था, और आपने चर्च के उस वक्त के गार्ड क्रॉफर्ड को प्राइम सस्पेक्ट बताया है। क्या मैं इसके पीछे की वजह जान सकता हूँ रोहन? 44 साल पहले एक औरत जिसका नाम था एलिस पेरी चर्च के अंदर पाई गई थी मुर्दा। सबको, खुद ग्रेस को लगा कि एलिस किसी शैतानी शक्ति की पूजा करती थी और वो मौत महज उस परंपरा का एक हिस्सा था। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया क्योंकि सबूत नहीं मिले। आज मैं कोर्ट के सामने एक सबूत लाया हूँ, एक कागज का टुकड़ा, एक आवाज जो तब दबा दी गई थी। इसमें लिखा है, क्रॉफर्ड फिर से अजीब बिहेव कर रहा है। वो चर्च के बेसमेंट को बहुत ज़्यादा देखता है। मुझे डर लगता है क्योंकि मैं अक्सर उस चर्च में जाया करती हूँ। ये लाइन लिखी गई थी एलिस के मौत से सिर्फ एक दिन पहले, और ये पेज मिला 44 साल बाद ग्रेस को अपने ही घर में, जहाँ तक पुलिस कभी पहुंची ही नहीं। मार्टिन ग्रेव्स, क्रॉफर्ड का डिफेंस लॉयर, उठता है और कहता है, वाह क्या ड्रामा है। एक पुरानी डायरी, एक रोती हुई कहानी और एक बेटी जिसको अभी 44 साल बाद अपनी माँ याद आई है। आप लोग सोचिए, एक पेपर जिसका कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, उसकी बेटी की बनाई हुई सिर्फ एक कहानी। हो सकता है डायरी सच हो, पर यह भी तो हो सकता है कि ग्रेस ने खुद वो लिखा हो। माय लॉर्ड, क्या कहानियां सुन के कोर्ट अपने फैसले करेगी? मिस्टर रोहन, कोर्ट इस कागज को फाइनल एविडेंस नहीं मानता। अगली हियरिंग 2 दिन बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। रोहन ग्रेस की तरफ देखता है। वो निराश होती है। उन्होंने मम्मी की आवाज को फिर से दबा दिया। नहीं ग्रेस, कल तक ये एक कागज था, अब से ये हमारा हौसला है। कोर्ट हियरिंग डे 2 शुरू की जा रही है। क्या आप आज कोई नया सबूत कोर्ट के सामने रखना चाहेंगे? योर ऑनर, 2 दिन पहले मैंने एक डायरी का पन्ना दिखाया था। आज मैं एक आवाज दिखाने जा रहा हूँ, एक टेप जो 1974 में रिकॉर्ड हुई थी, पर कभी किसी फाइल में ऐड की ही नहीं गई। बेसमेंट क्लियर है, सब जगह कैंडल्स अरेंज कर देना। कल रात सब परफेक्ट होना चाहिए। और वो औरत, उसे अंदर खुद आना है। प्यार से मानेगी तो ठीक, नहीं तो दबोच लेंगे। ये टेप चर्च के एक पुराने केयर टेकर के लॉकर से मिली। बेसमेंट के सफाई के वक्त इसमें क्रॉफर्ड और किसी अनजान आदमी की बात रिकॉर्ड हुई थी, मर्डर से ठीक 1 रात पहले। क्रॉफर्ड, उम्मीद है आप अपनी जवान आवाज पहचान गए होंगे। क्या अदालत को बताइएगा आप किसके साथ और किस औरत को दबोचने के बारे में बात कर रहे थे? बेसमेंट टेप, ना ही कोई गवाह, ना ही कोई पुख्ता सबूत। और मिस्टर रोहन, शायद मैं आपसे इतना भी उम्मीद नहीं कर सकता कि आपने केस की फाइलें अच्छे से पढ़ी हो, क्योंकि फाइल में साफ साफ लिखा है चर्च के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। तो फिर यह टेप किसने रिकॉर्ड किया? शायद इस टेप को उस शैतान ने ही रिकॉर्ड किया जिसके लिए अर्लिस। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ओवररूल्ड।
That's it, my lord. मिस्टर रोहन, कोर्ट आपसे दरख्वास्त करती है कि कोर्ट का वक्त बर्बाद ना करें। 1 हफ्ते बाद इस केस की अगली और आखिरी हियरिंग होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड नाउ। वो लोग हमेशा कहते थे कि माँ पागल थी, पर पहली बार लगा था आज कि माँ की सच्चाई पूरी दुनिया देखेगी। अगले 1 हफ्ते रोहन हर उस छोटी से छोटी चीज तक पहुंचने की कोशिश करता है जो उस रात के राज को सुलझा सके। 1 हफ्ते बाद कोर्ट रूम के फाइनल हियरिंग का दिन। सब टेंशन में। ग्रेस की उम्मीद भरी आंखें लगातार जज की तरफ देख रही थी। मिस्टर रोहन, जैसे कि आप जानते हैं, आज की सुनवाई आपका आखिरी मौका है। अगर आप आज भी कोई पुख्ता सबूत या गवाह लाने में नाकामयाब रहे तो ये केस आज बंद कर दिया जाएगा। माय लॉर्ड, आज मैं कोई पुरानी कहानी नहीं सुनाने आया हूं। आज मैं उन लोगों को लाया हूं जो उस वक्त वहां थे और जिनके पास असली जवाब है। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा टॉम, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को। परमिशन ग्रांटेड। सर, क्या 1974 में एलिस पेरी का केस आपने संभाला था? हाँ, याद है। इंटेरोगेशन में ब्रूस को लाइट डिटेक्टर से टेस्ट किया गया था। जब उसने जवाब दिए, मशीन पे रेड लाइट जली थी, जिसका मतलब होता है झूठ। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा सबूत नहीं था, तो केस बंद हो गया। फिर आपको कब पता चला मशीन में दिक्कत थी? 2 महीने बाद दूसरे केस में वही मशीन इस्तेमाल हुई और तभी पता चला वो मशीन गलत रीडिंग दे रही थी। सच बोलने वाले लोगों को भी वो झूठा दिखा रही थी। क्या आपने क्रॉफर्ड का टेस्ट किया था? हाँ, पर उसके टेस्ट में कोई लाल बत्ती नहीं जली थी। थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा एक लैब एक्सपर्ट को जो अदालत को कुछ और जानकारी देंगे। परमिशन ग्रांटेड। सर, क्या 1974 के लाइट डिटेक्टर मशीन को कोई इंसान छेड़ सकता था? क्या ये पॉसिबल था? वो मशीन बिल्कुल एक पुराने पंखे के जैसी थी। अंदर वायर होते थे जो सिग्नल्स भेजते थे। अगर कोई उन सिग्नल्स के साथ छेड़खानी कर दे तो मशीन गलत रिजल्ट दिखाती थी। जो सच बोलता मशीन उसे झूठा बता सकती, और जो झूठ बोलता उसे सच। माय लॉर्ड, अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने तीसरे और आखिरी गवाह को, जो हार्वर्ड के एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन है। परमिशन ग्रांटेड। सर, क्या आप लैब की इक्विपमेंट रजिस्टर लिस्ट देख चुके हैं? हाँ, 1974 की लॉगबुक में साफ लिखा है। इक्विपमेंट नंबर 726, एक छोटा सिग्नल बॉक्स स्टीफन क्रॉफर्ड के नाम पे इशू हुआ था उसी हफ्ते में जब वो हादसा हुआ था, जो वैसे तो लाई डिटेक्टर मशीन का हिस्सा नहीं था, पर उससे सिग्नल्स में छेड़खानी की जा सकती थी। माय लॉर्ड, ये है वो लॉगबुक। ये बॉक्स एक छोटी मशीन थी, जैसे एक रिमोट का सर्किट होता है। क्रॉफर्ड ने ये बॉक्स इस्तेमाल करके मशीन को उल्टा कर दिया ताकि सबका शक एलिस के पति ब्रूस पर चला जाए और कोई क्रॉफर्ड पर शक तक ना कर पाए। डिफेंस। मार्टिन हैरान और चुप था और क्रॉफर्ड के पसीने आ रहे थे।
बॉडी सबसे पहले क्रॉफर्ड को कैसे मिली? माय लॉर्ड, एलिस की मौत कोई बली नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। क्रॉफर्ड ने पहले उसे बड़े ही बेरहमी से मारा, फिर उसकी लाश को ऐसा बनाया जैसे किसी अंधेरी दुनिया की परंपरा हो। उसने सारे दरवाजे बंद किए सिवाय एक दरवाजे के, जिससे वो बाहर निकलता है और सुबह उसको ही तोड़ के ढोंग रचता है। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए लाई डिटेक्टर मशीन से छेड़खानी करता है ताकि कानून उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। ये कोर्ट तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए स्टेफन क्रॉफर्ड को एलिस पेरी का असली कातिल घोषित करता है। आखिर 44 साल बाद झूठ का पिंजरा टूट गया। रोहन, मैं तुमको कितना भी थैंक यू बोलूं कम है, पर एक बात है जिसका जवाब शायद अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसा क्या रह गया है ग्रेस? वो टेप याद है जिसमें क्रॉफर्ड किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा होता है? कौन है वो, और वो मेरी माँ को क्यों मारना चाहता था?